बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बढ़िया से चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स की दुकान, और ये दुकान सबके लिए मुफ्त है। तो अब यहाँ पे आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेक्टिफायर। क्या रहेगा? रेक्टिफायर। और दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? दूसरा टॉपिक रहेगा जेनर डायोड। ठीक है, जेनर डायोड दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ध्यान से लेक्चर को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक ये भी था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए अगर जिसने मेरा ये लेक्चर ना देखा हो जाके फिजिक्स की दुकान में देखिए। ठीक है, उस चैनल पे आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो रेक्टिफायर है उसको हमको पहले पढ़ना है। ठीक है, तो रेक्टिफायर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहली बात किसकी करने वाले हैं? रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर देखिए, रेक्टिफायर के बारे में बात करने से पहले कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि आपको पहले से पता है शायद। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ये क्या करता है? वोल्टेज को स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है। उसके अकॉर्डिंग दो तरीके के ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे। इसका काम क्या होता है? ये जो इस पे हम लोग एसी सप्लाई देते हैं, ट्रांसफार्मर में एसी सप्लाई देते हैं, और अगर हमको हाई वोल्टेज की एसी सप्लाई चाहिए इस एसी सप्लाई से, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर में डाल देते हैं। और अगर लो वोल्टेज सप्लाई चाहिए हमको, तो यहाँ पे क्या करते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो आउटपुट मिलता है वो भी किस में मिलता है? हमको एसी में ही मिलता है ना, अल्टरनेटिंग करंट ही मिलता है। अब वही चीज आपके घर में इन्वर्टर लगा होगा, आपने देखा होगा इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम क्या होता है? इन्वर्टर में आपने देखा होगा एक बैटरी टाइप की लगी होती है बैटरी। क्या लगी होती है? बैटरी चार्ज होती रहती है। जब लाइट जाती है तो क्या होता है? लाइट की जगह ये काम करता है। ठीक है, और पूरे घर की जो लाइटें हैं, पंखा है, बत्ती है, या जो भी चीजें हैं वो इसकी मदद से चलती है। लेकिन हमारे हाउस में तो क्या चाहिए? एसी चाहिए। इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा होगा? ये जो बैटरी वाली जो करंट है वो कौन सी है? डीसी। तो ये जो इन्वर्टर है ये क्या कर रहा होगा? डीसी वाले सोर्स को किस में कन्वर्ट कर रहा होगा? डीसी सोर्स को एसी में बदल रहा होगा, है ना। डीसी सिग्नल को किस में बदल रहा होगा? एसी सिग्नल में बदल रहा होगा, है ना। एसी सिग्नल में बदल रहा होगा। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में बदलने के काम आता है ना। रेक्टिफायर क्या होता है? किस लिए काम आता है? एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में बदलने के काम आता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर एसी से एसी में ही चेंज करता है, बस वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। इन्वर्टर डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वैसे ही जो रेक्टिफायर होता है ये क्या करता है? रेक्टिफायर एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है ना। एसी सिग्नल को इनपुट की तरह दोगे तो हमको डीसी सिग्नल इसमें मिलेगा। लेकिन ये जो डीसी सिग्नल मिलता है प्योर डीसी नहीं होता है, इसमें कुछ एसी रिपल्स बचे रह जाते हैं, है ना। प्लस में कुछ एसी रिपल्स, कुछ एसी के हिस्से बचे रह जाते हैं, है ना। कुछ एसी के हिस्से बचे रह जाते हैं, प्योर डीसी नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोग ये जान गए कि रेक्टिफायर क्या करता है ना। क्या जान गए कि रेक्टिफायर क्या करता है। ठीक है, जान गए आप रेक्टिफायर क्या करता है। अब इसका मतलब रेक्टिफायर का काम क्लियर। अब रेक्टिफायर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? अब हमको ये तो पता चल गया कि रेक्टिफायर भैया एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, लेकिन किस सिद्धांत पे आधारित है ये? किस सिद्धांत पे आधारित है? तो देखिए, इफ वी अप्लाई एसी सिग्नल in circuit containing diode, then diode will only conduct when it is forward biased। क्या होता है? जब कोई एसी सिग्नल किसी सर्किट में जोड़ा जाता है जिसमें डायोड है,
ठीक है। तो जो डायोड है वो तभी कंडक्ट करेगा जब वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में। इस प्रिंसिपल पे ये रेक्टिफायर आधारित होता है। अब देखिए कैसे काम करता है। देखिए कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सर्किट है, इसमें हमने क्या कंसीडर कर ली, कॉइल कंसीडर कर ली, जैसे कि एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर हम लोग कंसीडर करते हैं, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल, है ना। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डायोड लगा दिया। क्या कर दिया, डायोड लगा दिया। और इस डायोड के साथ हमने क्या करा, एक लोड रेजिस्टेंस लगाया जहाँ पे हमको आउटपुट लेना है। ये हमने ले लिया एक लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमारा हो गया लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, डायोड तभी कंडक्ट करेगा जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा। ऐसा क्यों बोला गया, देखिए जो हमारा एसी होता है, एसी क्या होता है, इसमें ऑस्किलेटिंग सिग्नल होता है। कैसे सिग्नल होता है, ऑस्किलेटिंग सिग्नल होता है। ऑस्किलेटिंग सिग्नल मतलब एक बार प्लस होगा, माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ऐसे चलता है ना इसमें, एसी में तो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एसी में ऑस्किलेटिंग सिग्नल होगा। अगर एसी में ऑस्किलेटिंग सिग्नल होगा तो एक बार इसका ये वाला एंड पॉजिटिव होगा और ये वाला एंड नेगेटिव होगा, और एक बार ये वाला एंड नेगेटिव होगा और एक बार ये वाला एंड पॉजिटिव होगा, है ना। ऐसा होगा, ऐसा होगा ना। एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल होगी, है ना। तो एक बार ये वाला हिस्सा नेगेटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, और एक बार ये वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा। और उसी के अकॉर्डिंग ये वाली जो कॉइल है वो इंड्यूस करेगी, एक बार ये वाला पॉजिटिव होगा और एक बार नेगेटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा, एक बार पॉजिटिव होगा। अब होगा क्या कि जब यहाँ पे इंड्यूस हो गया, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव आया, इसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस पॉजिटिव हो गया, है ना। तो ये पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट हो गया इस साइड पे। अब ये कौन सी साइड है, ये पी साइड है, और ये कौन सी साइड है, एन साइड। अब जब पी साइड से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ गया, इसका मतलब पी साइड से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ता है तो क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग होती है ना। और फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग जानते हैं कि जो डायोड होता है वो कंडक्ट करता है। लेकिन वही चीज अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा तो ये पी साइड नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगी। जब ये नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगी तो क्या होगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। इसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है ना। और इसी से के आधार पे ये हमको आउटपुट सिग्नल देता है। देखिए क्या होगा कि एक बार मान लेते हैं कि हमने इनपुट में जो डायोड में इनपुट दे रहे हैं वो उसको हम लोग बना लेते हैं। इधर डायोड में हम लोग एसी इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, ये डायोड में हम लोग एसी इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये डायोड में हमने एसी इनपुट दिया, ठीक है, एसी इनपुट। तो क्या होगा, एक बार डायोड की को पी साइड को हमको पॉजिटिव मिला है, एक बार डायोड की पी साइड को नेगेटिव मिला है, फिर एक बार डायोड की पी साइड को पॉजिटिव मिला है, फिर एक बार डायोड की पी साइड को नेगेटिव मिला है। तो एक बार डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, फिर ये रिवर्स बायस हो जाएगा, फिर फॉरवर्ड बायस होगा, फिर रिवर्स बायस हो जाएगा। ऐसा होगा ना, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। अब ये तो इनपुट है, तो आउटपुट में हमको किस प्रकार का मिलेगा, आउटपुट देखिए, आउटपुट में क्या होगा, जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तब ये आउटपुट देगा, ठीक है, आउटपुट दिया। लेकिन जब ये रिवर्स बायस होगा तो आउटपुट नहीं देगा। फिर जब ये फॉरवर्ड बायस होगा फिर आउटपुट देगा, फिर जब ये रिवर्स बायस होगा फिर आउटपुट नहीं देगा, है ना। तो हमको क्या मिल जाएगा, जो आउटपुट मिल जाएगा वो कुछ इस प्रकार का मिल जाएगा, है ना। आउटपुट मिलेगा ये कुछ इस प्रकार का मिल जाएगा, ये हमको आउटपुट मिला, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो एक कंप्लीट साइकिल के लिए यहाँ पे हाफ साइकिल मिल रही है ना। यहाँ पे कंप्लीट एसी सिग्नल के लिए एक हाफ साइकिल मिल रही है हमको आउटपुट में, है ना। तो इस वजह से इस टाइप के रेक्टिफायर को हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। और रेक्टिफायर ने देखिए किया क्या, यहाँ पे देखिए ये जो करंट था ये बाई डायरेक्शनल करंट था, मतलब एक बार पॉजिटिव हो रहा था एक बार नेगेटिव हो रहा था। लेकिन जो आउटपुट हमको मिला वो एक यूनिडायरेक्शनल करंट मिला। कैसा मिला, एक यूनिडायरेक्शनल करंट। और जो यूनिडायरेक्शनल करंट होता है वो क्या होता है, डीसी करंट होता है। यूनिडायरेक्शनल करंट क्या होता है, डीसी करंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एसी से क्या मिल रहा है, डीसी मिल रहा है ना, एसी से क्या मिल रहा है, डीसी मिल रहा है। और यहाँ पे इस वाले सर्किट की मदद से हमको कैसी वेव मिल रही है, हाफ वेव मिल रही है। इस वजह से इस वाले सर्किट को, इस वाले रेक्टिफायर को हम लोग नाम देते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। इस वाले रेक्टिफायर को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसकी वर्किंग कैसी है, वर्किंग कुछ इस प्रकार की है कि व्हेन
डायोड D connected with positive end of coil, then it conduct and we will get output along RL. But when diode D connected with positive end of the coil, diode D P side connected with positive end of the coil, then it conduct and we will get output along RL. But when P side is connected with negative end, then no output कम, ठीक है, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई रेक्टिफायर के बारे में, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। इस प्रकार के रेक्टिफायर को हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फुल वेव के लिए, ये जो फुल इनपुट सिग्नल दे रहे हैं उसके लिए हमको आउटपुट में हाफ डीसी सिग्नल मिल रहा है ना। ये जो सिग्नल मिल रहा है ये कौन सा है, डीसी सिग्नल तो है, लेकिन क्या मिल रही है, हाफ वेव्स मिल रही हैं। और यहाँ पे आप एक बात और इम्पॉर्टेंट जो है वो लिखते हैं कि यहाँ पे जो एफ आउटपुट होता है, एफ आउटपुट जो होता है वो एफ ऑफ इनपुट के बराबर होता है। क्या होता है, इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर होती है ना। कि इनपुट में क्या होता है, एक बार पॉजिटिव आया तो आउटपुट में भी एक बार पॉजिटिव आया। इस वजह से हम लोग ये लिखते हैं कि आउटपुट और इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो क्या होती है, बराबर होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो डीसी सिग्नल आया ये कंप्लीट डीसी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल तो हो गए लेकिन फिक्स मैग्नीट्यूड का नहीं हुआ। डीसी के पास दोनों चीजें होनी चाहिए, फिक्स मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। फिक्स मैग्नीट्यूड करने के लिए हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करके हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को भी फिक्स कर देते हैं, प्योर डीसी इसको बनाते हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट सिंबल कैसा होता है। देखिए अब हम लोग देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट सिंबल। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर के लिए देखिए फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कैसा बनता है, यहाँ पे हमने ये एसी जोड़ दिया, यहाँ पे कॉइल लगा दी, यहाँ एक और कॉइल लगा दी, यहाँ एक डायोड लगाया, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, और नीचे वाले एंड में एक और डायोड लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे दो डायोड लगाए और ये हमने RL लिया है लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे दो डायोड हैं, डायोड D1 और डायोड D2, ठीक। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, एक बार जब ये पॉजिटिव होगा, एक बार ये नेगेटिव होगा, और एक बार ये नेगेटिव होगा और एक बार ये पॉजिटिव होगा इस सिग्नल की वजह से, क्योंकि ये भी एक बार पॉजिटिव नेगेटिव, एक बार नेगेटिव पॉजिटिव। तो एक बार ये पॉजिटिव ऊपर वाला और एक बार नीचे वाला पॉजिटिव, एक बार ऊपर वाला पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव होगा, एक बार नीचे वाला पॉजिटिव होगा ऊपर वाला नेगेटिव होगा इस एसी की वजह से, क्योंकि एसी ऑस्किलेटिंग सिग्नल है। तो एक बार ऊपर वाला डायोड पॉजिटिव से जोड़ेगा और नीचे वाला नेगेटिव से जोड़ेगा, और दूसरी बार में ऊपर वाला नेगेटिव से जोड़ेगा और नीचे वाला पॉजिटिव से जोड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया तो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया, और यहाँ पे जिस समय ये पॉजिटिव होगा उस समय ये नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, उस समय रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये वाला डायोड क्या होगा, कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा, तो यहाँ से हमको आउटपुट मिलेगा, मतलब इस डायोड से करंट फ्लो करके यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा। लेकिन जब क्या होगा कि जब नीचे वाला पॉजिटिव और ऊपर वाला नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव लग जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो गया तो सेकंड केस में ये नीचे वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया और ऊपर वाला डायोड रिवर्स बायस हो गया, तो ऊपर से नहीं जाएगा और नीचे से करंट फ्लो करेगा, तब भी हमको आउटपुट मिलेगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे दोनों केस में आउटपुट मिलेगा, ठीक है।
जब ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव हो तब भी आउटपुट मिलेगा, जब नीचे वाला पॉजिटिव और ऊपर वाला नेगेटिव हो तब भी हमको आउटपुट मिलेगा। तो इसमें हम लोग इनपुट सिग्नल कैसे दे रहे हैं, वैसे ही इनपुट सिग्नल दे रहे हैं जैसे पिछले केस में दिया था, ये हमने इनपुट सिग्नल दिया, ठीक है, और आउटपुट सिग्नल हमको कुछ ऐसा मिला। देखिए आउटपुट आपको आपकी बार हर बार मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हर साइकिल में हमको आउटपुट मिल रहा है। तो हर बार हमको आउटपुट मिलता है, यहाँ पे हमको हर बार आउटपुट मिलता है, यहाँ पे हर बार हमको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, सारी केस में हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ये बात हमको याद रखनी है कि इसमें सारे केस में हमको आउटपुट मिल रहा है। और देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी है, इनपुट की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जब ये एक बार पॉजिटिव हो रहा है तो आउटपुट में हमको 2 बार पॉजिटिव मिल रहा है। तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इस 2 टाइम्स इनपुट की फ्रीक्वेंसी होती है, और यहाँ पे फुल वेव्स मिल रही होती हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रही है, डीसी की फुल वेव मिल रही है, डीसी की फुल वेव मिल रही है, हाफ वेव नहीं मिल रही है। तो इसे हम लोग कहते हैं, इस रेक्टिफायर को हम लोग कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। और इसमें जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट की फ्रीक्वेंसी का डबल होती है। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगला क्वेश्चन ये बन सकता है, ये जो हमको डीसी मिला ये प्योर डीसी नहीं है, तो क्या इस्तेमाल करके हम लोग इसको प्योर डीसी बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या इस्तेमाल करके हम लोग इसको प्योर डीसी बना सकते हैं, बताइए क्या इस्तेमाल करके इसको प्योर डीसी बना सकते हैं। मैंने अभी शुरुआत में बताया था फिल्टर सर्किट, हाँ, तो आंसर क्या होगा इसका, फिल्टर सर्किट, है ना। फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करके हम लोग जो बची हुई एसी रिपल्स है उनको भी हटा सकते हैं। तो अगली हेडिंग डालेंगे आप फिल्टर सर्किट्स, ठीक है, फिल्टर सर्किट्स, ठीक है। और जो इसके बारे में लिखाया बताया आपको रेक्टिफायर के बारे में, लास्ट वाले उसके बारे में आप लिख लोगे, कुछ ज़्यादा कठिन बात नहीं है, ठीक है, उसको आप बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। हमें तो कंपटीशन के लिए तैयार होना है मेनली, ठीक है। फिल्टर सर्किट्स, है ना। फिल्टर सर्किट्स की बात करते हैं तो फिल्टर सर्किट हमारे 2 तरीके के फिल्टर सर्किट होते हैं। एक होता है शंट कैपेसिटिव सर्किट, और दूसरा होता है हमारे पास सीरीज इंडक्टिव सर्किट। देखिए इसमें क्या होता है, शंट कैपेसिटिव सर्किट में क्या करते हैं हम लोग, शंट कैपेसिटिव सर्किट में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर बना है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर बना है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, लोड रेजिस्टेंस। अब शंट का मतलब क्या होता है, ऐसा रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, शंट का मतलब पैरेलल एक तरीके से, तो यहाँ पे शंट कैपेसिटिव सर्किट, तो मतलब यहाँ पे क्या कर देना है कि इस वाले रेजिस्टेंस के साथ एक कैपेसिटर शंट कर देना है, मतलब पैरेलल में जोड़ देना है, एक कैपेसिटर क्या कर देना है, पैरेलल में जोड़ देना है। तो ये क्या बन जाएगा, शंट कैपेसिटिव सर्किट। ये कैसे बन जाएगा सर्किट, शंट कैपेसिटिव सर्किट। अब इसमें क्या होगा, अब इसका फायदा क्या होगा वो अभी हम लोग देखेंगे। पहले सीरीज इंडक्टिव सर्किट का डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए कि यहां पे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर बना लिया, ठीक है। इस हाफ वेव रेक्टिफायर में जो रेजिस्टेंस लगा है हमने क्या करा, इसके साथ सीरीज इंडक्टिव मतलब सीरीज में इंडक्टर कनेक्ट कर दिया। इंडक्टर मतलब कॉइल जिसका इंडक्टेंस मान लेते हैं L है और इसका कैपेसिटेंस हमने क्या माना था C। तो ये 2 प्रकार के फिल्टर सर्किट हैं। अब ये कैसे काम करते हैं ये देखिए, अब होगा क्या, अगर यहाँ पे कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया, अच्छा कैपेसिटर की अगर रेजिस्टेंस की बात करो, तो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको XC से डिनोट करते हैं और इसे क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये आपने AC में पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा तो अभी हम लोग जब सीरीज में आगे बढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। अभी आप इतना जान दीजिए, XC क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर जितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और जो XC की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/ωc होती है। और इसको लिख सकते हो 2πf/c, ठीक है। F क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग किसी DC की बात करें, फॉर DC सप्लाई, अब DC सप्लाई ऑस्किलेटिंग तो होती नहीं है,
इसका मतलब डीसी सप्लाई के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ 0 रख दें तो एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, है ना, 1/0। इसका मतलब डीसी सप्लाई के लिए जो कैपेसिटर होता है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इसका मतलब कभी भी कैपेसिटर से डीसी सप्लाई पास नहीं हो पाएगी। तो जितनी भी डीसी होगी इसमें, मतलब इस सिग्नल में जो भी हमको डीसी, प्योर डीसी मिल रही होगी, वो सारी की सारी डीसी किससे पास हो जाएगी, वो सारी की सारी डीसी लोड रेजिस्टेंस से पास हो जाएगी, है ना, सारी की सारी प्योर डीसी लोड रेजिस्टेंस से पास हो जाएगी, ठीक है। और हमको लोड रेजिस्टेंस में जो आउटपुट मिल रहा था वो प्योर डीसी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब ये शंट कैपेसिटिव सर्किट वर्क करता है। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात अगर आप करोगे तो इंडक्टर भी एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसे हम लोग एक्सएल से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब ये जो एक्सएल होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है। अब फॉर डीसी सप्लाई, ठीक है, फॉर डीसी सप्लाई आप ओमेगा एल को क्या लिख सकते हो आप, 2πf/L। तो डीसी सप्लाई की क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 0 होगी, फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो एक्सएल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। एक्सएल की वैल्यू 0 मतलब ये 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये क्या है, रेजिस्टेंस ही तो आया, ये 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है किसके लिए, डीसी सप्लाई के। मतलब ये तो डीसी को अपने अंदर से ही पास कराना चाहेगा, क्योंकि भैया डीसी के लिए तो कोई इसके पास कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। इसका मतलब सारे के सारे डीसी को ये अपने अंदर से ही पास कराना चाहेगा। इसका मतलब इंडक्टर से सारा का सारा डीसी पास करना चाहेगा। अगर इंडक्टर से सारा का सारा डीसी पास करना चाहेगा तो इंडक्टर तो इसके साथ, इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगा है, तो इसका मतलब वो सारा का सारा डीसी इस लोड रेजिस्टेंस से भी पास होगा। तो प्योर डीसी क्या हो जाएगा, इस लोड रेजिस्टेंस से पास हो जाएगा और आउटपुट में हमको प्योर डीसी मिल जाएगा। इस प्रकार से जो हमारे फिल्टर सर्किट हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर, क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगली चीज आती है जेनर डायोड। जेनर डायोड के बारे में हमको बहुत छोटी छोटी चीजें जो कि याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन कैसे याद रखनी है वो देख लीजिए। जेनर डायोड का सर्किट सिंबल पहले देख लीजिए। इसका जो सर्किट सिंबल होता है, सर्किट सिंबल, इसका सर्किट सिंबल होता है डायोड टाइप का बनाओ, डायोड बना दिया, फिर जेड बना दो, ठीक है, ये इसका सर्किट सिंबल है, ठीक है। जेनर डायोड का सर्किट सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। उसके बाद जेनर डायोड क्या करता है, जेनर डायोड एक्ट्स एज वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, वोल्टेज को रेगुलेट करता है ना, जैसे कि स्टेबलाइजर का काम होता है। अब देखिए ये क्या करता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। उसके बाद देखिए अब किस प्रिंसिपल पे आधारित होता है, इसका प्रिंसिपल ये है कि आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज इन रिवर्स बायस becomes almost constant। ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद जो रिवर्स बायस में जो वोल्टेज होता है, आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज इन रिवर्स बायस बिकम्स कांस्टेंट। मतलब जैसे आप रिवर्स बायस में आईवी कैरेक्टरिस्टिक आपने देखा था, उसमें आपने कुछ ऐसा आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखा था, है ना, ऐसा आईवी कैरेक्टरिस्टिक देखा था। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज था। अब ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद देखो जो वोल्टेज है वो बिल्कुल ना के बराबर पड़ता है, तो इसी प्रिंसिपल पे ये आधारित होता है। उसके बाद इस प्रिंसिपल पे आधारित होता है, इसका मतलब ये जो जेनर डायोड है ये किस पे वर्क करेगा, ये रिवर्स बायसिंग पे वर्क करेगा, है ना। तो इस एक बात और हो गई कि इट वर्क्स अंडर रिवर्स बायसिंग किस पे एक्ट करता है, रिवर्स बायस के अंडर एक्ट करता है। उसके बाद इसमें क्या कर देते हैं, हैवी डोपिंग भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हैवी डोपिंग भी करते हैं। हैवी डोपिंग मतलब इम्प्योरिटीज भी मिलाते हैं, ठीक है। अब कैसे काम करता है देखिए, वर्किंग देखिए वर्किंग आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक सर्किट कंसिडर किया,
जहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये लगा है और यहाँ पे लगा है आपका जेनर डायोड, ठीक है। और इस जेनर डायोड के साथ में एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया पैरेलल में, ठीक है। R1 नाम दे दिया, इसको R2 नाम दे दिया, ठीक है। अब वर्किंग देख रहे हैं हम लोग, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी है ना, V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, V वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और इस V वोल्ट को भी आप थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 10 वोल्ट की बैटरी है, क्या कह देते हैं, 10 वोल्ट की बैटरी कंसीडर करिए, है ना। ये क्या करिए, कंसीडर, आप ये मत कहिए कहाँ से आई, ठीक है, कंसीडर करिए, ठीक है, कंसीडर कर लिया। अब हमने मान लिया, ये भी कंसीडर कर लिया कि ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड हमको दिया है 5 वोल्ट। कितना दिया है, जेनर डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज हमको दिया है वो 5 वोल्ट दिया, ठीक। अब वर्क कैसे करेगा देखिए, 10 वोल्ट इधर अप्लाई किया और इधर क्या हो गया, इधर इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, 5 वोल्ट। अब अगर इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है तो इस जेनर डायोड के अक्रॉस हमेशा जो वोल्टेज होगा वो क्या रहेगा, 5 वोल्ट रहेगा। हमेशा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो कैसा रहेगा, 5 वोल्ट ही रहेगा, है ना। 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट हो जाता है लगभग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट रहेगा, तो बचा हुआ सारा का सारा वोल्टेज किधर जाएगा, इस पे अप्लाई होने, कितना होगा, 5 वोल्ट, ठीक। अब मान लेते हैं कि इस बैटरी के पोटेंशियल को हमने बढ़ा के 20 वोल्ट कर दिया। जब बैटरी के पोटेंशियल को हमने बढ़ाया लेकिन इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज तो फिक्स है, तो इसके अक्रॉस तो 5 ही वोल्ट रहेगा, इसके अक्रॉस तो बढ़ जाएगा कितना, 15 वोल्ट हो जाएगा। 15 वोल्ट इधर, 5 वोल्ट इधर, 20 वोल्ट हो गया, है ना। तो इस प्रकार से देखिए वोल्टेज को रेगुलेट करता है। अब देखिए 30 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, इधर तो 5 ही वोल्ट रहेगा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, 25 वोल्ट। तो इस प्रकार से वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ये इसकी प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये बात बस याद रखेंगे कि ये रिवर्स बायसिंग के अंडर वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सर्किट सिंबल क्या है, किस तरह से काम करता है, ठीक है, और कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको किसी सर्किट में, है ना। ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। ये तो रही हमारी जेनर डायोड की बात, ठीक है। अब हम लोग अगले लेक्चर में स्पेशल पर्पस डायोड पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग फोटो सेल, सोलर सेल और किसके बारे में बात करेंगे, एलईडी के बारे में, और उसके बाद लॉजिक गेट्स खत्म करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर फिर हमारा समाप्त हो जाएगा। मैं ज़्यादा वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको कुछ वीडियोस देखने के लिए टाइम ना मिल पा रहे हो, उतना ज़्यादा समय आप ना निकाल पा रहे हो, इसलिए वीडियोस की ड्यूरेशन को काफ़ी शॉर्ट कर दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप इसको 1.5x करके इसको वीडियो को पूरा आसानी से देख सकते हो, क्योंकि स्पीड को मैंने स्लो ही रखा है, ठीक है। और सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करिए। और कोई भी अगर आपको टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं उस टॉपिक पर शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।